Good morning everyone. Problems are sign of life. Problems जीवन के हस्ताक्षर। समस्या खत्म, जीवन खत्म। और जिस दिन समस्या ना हो ना, उस दिन घुटने टेक कर और ऊपर मुंह कर कर बोलना, क्यों? भरोसा खत्म। हमने पहले वीडियो में लेसन 1 पढ़ा, आपको व्याख्या वगैरह भी मैंने पीडीएफ के द्वारा भेजी और आप लोगों का वर्क समय पर हो गया होगा। थोड़ा सा आप अपने काम की गति बढ़ाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत सारे वीडियोस सारे सब्जेक्ट के आ रहे हैं। कंप्लीट होने के बाद जैसा कि हम क्लास में भी वही करते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तो पहला वाला तो कविता था और आज हम एक संस्मरण पढ़ने जा रहे हैं। संस्मरण के बारे में मैं आपको बता दूं कि संस्मरण वो होता है जिसमें कि हम अपनी यादों को लेखनीबद्ध करके और फिर सबके साथ शेयर करते हैं। तो ये आज का जो लेसन है पार्ट 2 दादी माँ, वो भी एक संस्मरण है जिसके अंदर लेखक का अपनी दादी माँ के साथ में जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग का वर्णन किया गया है। परेशानी के इस दौर में हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी कठिनाई आ रही है हमको इस तरह से आमने सामने न पाकर, लेकिन उम्मीद है कि उससे आपको किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा होगा। आपका काम तो सुचारू रूप से चल रहा है और उम्मीद है अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पार्ट 1 पढ़ा, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। आज उसके बाद हम पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 दादी माँ। मैंने जो आपको शुरू में मोटिवेशनल वो स्पीच दी कि समस्याएं जीवन का हस्ताक्षर है, कुछ ऐसा ही हमारे आज इस पार्ट में जो पात्र है लेखक, उनकी दादी माँ के साथ भी वही सब कुछ चलता रहा जीवन भर। उनके जीवन में समस्याएं अंत तक बनी रही, लेकिन वे घबराई नहीं, वे बहुत आत्मविश्वासी महिला थी। तो आज का जो हमारा पाठ है वो लेखक का अपनी दादी के साथ मधुर यादों का एक जो बंधन होता है, उस बंधन का एक याद स्वरूप संस्मरण उन्होंने लिखा है। लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह जो लेखक है जिन्होंने ये पाठ लिखा है, उनका अपनी दादी के साथ जो यादों का खट्टा मीठा अनुभव और जो स्नेह का जो बंधन था, उसको उन्होंने इस संस्मरण में बताया है। तो आज हम अपने संस्मरण में आगे बढ़ते हैं कि इस संस्मरण में लेखक ने किस किस चीज को कवर किया है। सबसे पहले तो लेखक ये बताते हैं कि उनके अंदर एक कमजोरी थी। वो कमजोरी ये थी कि जैसे ही कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती थी तो वो घबरा जाते थे कि जरूरी नहीं है जीवन में कि हमको हर कुछ सब कुछ अनुकूल ही मिले, कि नहीं स्कूल चालू नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, या ऐसा नहीं है तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। जीत तो हमारी तब है कि जब हम सीमित साधनों में सही से सही समय का सदुपयोग करके और अपना बेस्ट दें, ठीक है ना। लेकिन लेखक के अंदर एक कमजोरी थी, वो बात बात में घबरा जाते थे, जरा सी स्थिति प्रतिकूल होती थी और वो डावाडोल होने लगते थे। तो उनके जो मित्र थे वो पीठ पीछे तो हंसते थे, लेकिन उनको मोटिवेट भी करते थे कि अरे अभी तो कल छुट्टी आने वाली है। लेखक कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, मुश्किल से 20 साल से कुछ की उम्र है उनकी जब उन्होंने ये अपना सब कुछ बताया। तो वो घबरा जाते थे, तो उनके जो मित्र थे वो मित्र क्या करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे। और इस तरह से जब लेखक है ना उन मित्रों के साथ मिलते थे और उनकी बात सुनते समझते थे, तो वो फिर उस चीज को भूलने का प्रयास करते थे। तो लेखक की सबसे बड़ी कमजोरी तो ये थी कि वो परिस्थिति अनुकूल नहीं होती थी तो वो जल्दी से घबरा जाते थे। फिर अब क्या हुआ कि ये पाठ समझने के लिए हमको थोड़ा सा हिंदी महीनों पर प्रकाश डालना पड़ेगा। हिंदी के महीने जब हमारे जो अंग्रेजी कैलेंडर है उस कैलेंडर में जब मार्च का महीना आता है तब हमारा हिंदी का कैलेंडर शुरू होता है। तो जब मार्च अप्रैल आता है तब चैत्र आता है। देखो यहाँ पर मैंने 12 महीनों के नाम लिखे हैं, मैं इनका पिक भी आपको भेज दूंगी। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन जिसको कि हम क्वार भी कहते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन।
वैशाख बोलते हैं। मई जून का जो ड्यूरेशन होता है उसको ज्येष्ठ बोलते हैं। जून जुलाई का जो ड्यूरेशन होता है उसको आषाढ़ बोलते हैं। जुलाई अगस्त का जो ड्यूरेशन होता है उसको सावन कहते हैं। अगस्त सितंबर का जो ड्यूरेशन होता है वो भाद्रपद कहलाता है। सितंबर अक्टूबर को हम अश्विन, जिसको क्वार भी कहते हैं। अक्टूबर नवंबर को हम कार्तिक के नाम से जानते हैं। नवंबर दिसंबर को हम मार्ग शीर्ष के नाम से जानते हैं। दिसंबर जनवरी को हम पोष के नाम से जानते हैं। और जनवरी फरवरी को माघ, और फरवरी और मार्च को फाल्गुन। और फिर वापस से जब मार्च आता है तो नया हिंदू वर्ष का कैलेंडर शुरू होता है। तो अब हम आते हैं वापस अपने पाठ की ओर। तो जब क्वार का महीना आता है तब थोड़ी थोड़ी सी वर्षा ऋतु जो होती है समाप्त होने के कगार पर होती है और थोड़ी थोड़ी सी धूप आने लगती है और सड़क के आसपास जलाशय भर जाते हैं। तो जब वो जलाशयों में पानी भर जाता है तब वहां पर तरह तरह की घास जो होती है, जंगली घास, वो सड़ने लगती है और उसमें से स्मेल आती है। जब सूर्य की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, घास के ऊपर, तो उन घास में अजीब सी स्मेल आती है और बदबू सी आने लगती है। तो उन जलाशयों में गांव के लड़के क्या करते हैं कि कूद कूद के नहाते हैं। देखो, बचपन में हर शरारत का अपना मजा है। अपने अपने स्तर पर हर व्यक्ति किसी न किसी तरह की शरारत करता है। तो ग्रामीण परिवेश में उस समय लेकर क्या करते थे कि क्वार के महीने में जलाशयों में जो पानी भर जाता था, उन झाग भरे, उसमें झाग आ जाता है वो सड़ांध की वजह से, तो झाग भरे पानी में नहाते थे। तो वो ज्यादा मुश्किल से वो 1 या 2 बार नहा पाए होंगे और उस झाग भरे पानी से नहाने की वजह से वो बीमार हो गए। तो जब वो बीमार हो गए तो उनको बुखार आ गया, उनके बदन में दर्द होने लगा, उनको पीड़ा होने लगी। तो घर आकर वो चादर ओढ़कर और सो गए। तो जब दादी ने ये सब देखा तो दादी को बड़ी तकलीफ हुई। स्वाभाविक है। देखो बेटा, ये जनरेशन दादी और पोते की, आपकी सच बताना, आपके दादाजी दादी जी से, आपके नाना जी और नानी जी से बॉन्डिंग कैसी है? कभी आपको डांट दे, है ना, या आपको कोई जिद हो किसी चीज की खरीदने की, या कभी आपको पापा डांट देते हैं या मम्मा डांट देती है, तो वो आपको बचाते हैं ना? बचाते हैं ना? मैंने सही बोला ना? हाँ। और यदि आपको कुछ चाहिए और पापा मना कर देते तो दादी बोलती है ना, दिला देना, या मैं दिला दूंगी, तो दादी दिला देती है। तो वही फाउंडेशन इसके अंदर दिखाया गया है कि जैसे ही उनका पोता बीमार हुआ, उसको तेज बदन में दर्द होने लगा, तो दादी ने क्या किया, जल्दी से बीमारी की हालत में जो खाना बनाकर खिलाया जाता है, दलिया है, साबुदाने हैं, वो सारी चीजें दादी ने उसको बना बनाकर खिलाई। फिर दादी क्या करने लगी कि बार बार उसका कहीं बुखार नाप रही है, तो कहीं उसको छू छू कर चेक कर रही है ना, और कहीं बबूती लगा लगा कर, मतलब किसी भी चबूतरे के, देखो दादी नानी के पास तो सबसे बड़ा टोटका यही होता है कि वो एक बार डॉक्टर पर कम विश्वास करती है और जल्दी से किसी अद्भुत शक्ति पर विश्वास करते हुए अच्छे से पल्ले में से एक बबूती निकाली और कहीं वो लगा दी। इस तरह से तरह तरह से वो अपने पोते का उपचार करने में लग गई। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि दादी का उसके पोते के साथ में इतना अच्छा बाउंडेशन था जैसा कि आपका अपनी दादी और नानी के साथ में। सही बोला ना? ठीक है, अब आगे आते हैं। दादी माँ जो थी वो एक परोपकारी स्वभाव की महिला थी। ये हमको कैसे पता चलता है? ये हमको इस तरह से पता चलता है कि जब गांव में महामारी का प्रकोप हुआ, हैजा, डायरिया, निमोनिया, इस तरह की महामारी जब गांव में आई, तो दादी क्या करती थी मालूम है? उनके पास तो 50 किस्म के उपचार थे। सबकी दादी के पास होते हैं। आप लोगों के घर में कुछ सर्दी जुकाम होता है तो दादी बोलती है ना, हल्दी का दूध पी लो, काढ़ा पी लो। तो किस तरह से घरेलू उपचार से आपको सही करने का प्रयास करती है। तो वैसे ही वो दादी माँ, ये वाली दादी, ये दादी के पास में 50 प्रकार के घरेलू उपचार थे। तो वो अपने घरेलू उपचार लेकर और जिस घर में बीमार व्यक्ति होता था, गांव में उसके घर चली जाती थी, उसके दुख और दर्द में मदद करती थी और उनकी हमदर्द बनती थी। तो पता चलता है ना हमको कि किस तरह से वो परोपकारी थी। अच्छा, यही नहीं, जब लेखक बीमार होता था तो उस बीमारी की अवस्था में उनका सबसे पहला काम ये होता था कि उसके पोते के कमरे की सफाई हुई कि नहीं हुई, उसकी चादर किसी ने बदली कि नहीं बदली, तकिए की खोल किसी ने साफ की कि नहीं की, मतलब साफ सफाई पर भी वो बहुत ध्यान देती थी।
और सबको बोलती थी गांव में जाके कि गूगल और धूप का प्रयोग करो, लौंग और गुड़ का काढ़ा बनाओ। ऐसे ये सब चीजें आपके लिए अननोन नहीं है, ये सब आपकी दादी भी आपके लिए करती है, आपको सब मालूम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताती है कि दादी परोपकारी स्वभाव की महिला थी। अब वो स्नेह और ममता की मूर्ति भी थी। ये बात हमें कैसे पता चलती है? ये बात हमें ऐसे पता चलती है कि जब किशन भैया की शादी थी तब रामी चाची आई थी उनसे उधार पैसे मांगने। तो जब उधार पैसे मांगने आई तब दादी ने इतनी बुरी तरह से डांटा है उनको कि चल हट, दूर हट, ये वो करके, और उसको पैसे देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने खुद से उसको पैसे दिए, उनको कर्जा दिया, और जब पैसा मांगने के लिए जब वो गई कि मुझे पैसा दो, मेरा उधार वापस लेने के, जब वो अपना उधार वापस लेने के लिए गई तब उसके पास व्यवस्था नहीं थी, तो वो खूब डांट लगा रही थी उसको, इतनी बुरी तरह से डांट लगा रही थी कि जैसे ही लेखक का आगमन हुआ और लेखक ने देखा और सुना तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने लेखक को भी डांट कर भगा दिया। और इतनी बुरी तरह से डांट लगाई है कि लेने के समय तो बड़े मीठे मीठे बोल बोल कर ले जाते हो, देने के समय कहते हो कि आपकी फसल आएगी तो बेच दूंगा, तब फसल आएगी तो बेच दूंगी, अब क्या मेरा कर्जा चुकाने के लिए नई फसल उगाएगी? और बहुत कड़वे वचन के साथ बेरुखी से उसको डांट दिया। लेकिन जब नेक्स्ट डे लेखक गांव में से गुजर रहा था तब उन्हीं रामी चाची ने लेखक को रोका, बोले बेटा जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, बड़ी अवतार है तुम्हारी दादी। तो बोले अरे चाची, आप तो कल ही उनसे डांट खा कर आ रही हो और आज उनकी प्रशंसा कर रही हो। बोले नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, वो तो बड़ी ममतामयी है, उन्होंने मेरा कर्जा तो माफ कर दिया और ऊपर से मुझे 10 रुपए दिए, और क्या कहा, तेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी की शादी, शादी ऐसी होना चाहिए जैसे मेरी बेटी की शादी हो रही है। तो क्या पता चलता है, वो ममतामयी है। ममतामयी माँ मतलब कि आप कितनी भी गलती करते हो, आपकी गलतियों को भूल जाती है ना वो, उनको दया आ जाती है। वैसे ही वो दादी माँ थी। तो उससे पता चलता है कि वो स्नेह और ममता की मूर्ति थी, देवी जैसी दादी माँ। अच्छा, क्या हुआ था कि जब उनके भैया की, किशन भैया की शादी हुई थी ना, तब लेखक जो थे वो बीमार हो गए थे। तो हम लोग बारात में जाते हैं तो कितना क्रेज रहता है बारात में जाने के लिए। तो जब उनके भैया की शादी हुई तो लेखक बीमार हो गए। अच्छा, महिलाएं उस समय क्या होता था, घर में रहती थी, तो उनके घरों में नाच गाना वगैरह हो रहा था। तो दादी ने क्या करा कि उनको घर में जिस कमरे में नाच गाना हो रहा था वहां उनको सुला दिया और ऊपर से चादर ओढ़ा दी। अब वहां पर महिलाएं नाच और गाना करने लगी। उस कमरे में पुरुष या लड़के अलाउ नहीं थे। उसी समय एक भाभी आई और बोली, अरे अरे देखो कौन सोया है, हो सकता है बेचारा बहुत देर से सोया हो, इसको मैं दूध वूध दे दूं। और जैसे ही चादर खींची तो अंदर से तो लेखक था। तो उनको तो बड़ा गुस्सा आया और उनको पकड़कर वो डांट लगाने लगी। लेकिन तभी दादी की नजर गई और दादी ने उसको बचा लिया, उसकी सिफारिश करी कि ये तो लड़का है, लड़के से क्या पर्दा, छोटा बच्चा है, तो इसको कुछ मत कहो। तो इस तरह से लेखक को वो सारी बातें याद आ रही है। लेखक को ये सब चीजें इसलिए याद आ रही है क्योंकि लेखक की दादी अब नहीं रही। लेखक की दादी, लेखक को स्टार्टिंग में एक पत्र मिला, वो पत्र जब वो पढ़ते जा रहे हैं उसके अंदर सूचना थी कि दादी अब इस संसार में नहीं है। और वो पत्र पढ़ने के बाद लेखक को सारी चीजें एक के बाद एक सब याद आ रही है, सारी घटनाएं लेखक को याद आ रही है और उन घटनाओं को याद करके लेखक बहुत दुखी है। तो इस तरह से उनको एक और घटना याद आ जाती है कि किशन भैया की शादी में किस तरह से वो बीमार हो गए थे और महिलाएं नाच गाना कर रही थी, तो वो पकड़े गए थे और दादी ने उनको किस तरह से बचा लिया था। फिर अब लेखक जो है थोड़ा आगे एक और स्मरण पर प्रकाश डालते हैं कि जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई थी तब उनकी बहुत उपेक्षा हुई थी। उनके दादाजी ने उनके साथ वो ऐसे सोचती है दादी कि मेरे साथ इसके लेखक के दादाजी ने धोखा किया, जो मुझसे कहते थे कि हम तुमसे पहले नहीं जाएंगे और मेरे को अधूरा बीच मझधार में छोड़कर और अकेला छोड़कर चले गए। तो ये बात सोच सोचकर दादी बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी है दादी। तो लेखक को जब ये बात याद आती है कि जब दादाजी शांत हो गए थे
तब किशन भैया और उनके पिताजी दोनों बहुत दुखी थे। रात भर चबूतरे पर बैठे रहे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया और इतने दुखी थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो अब दादी ने अंधेरे कमरे में जाके संदूक पर एक दिया लगाया और दिया लगाकर और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि इस आर्थिक स्थिति को ठीक करे। लेकिन उनसे अपने बेटे की दीन दशा देखी नहीं गई। तो उन्होंने उनके पति के हाथ का एक कंगन था जो उन्होंने दादी ने संदूक से निकाला और लेखक के पिताजी को देते हुए कहा कि बेटा, ये कंगन मुझे तुम्हारे दादाजी ने दिया था, मैंने इसे नहीं पहना, मैंने तो इसको संभाल के रखा है कि हो सकता है शायद उन्होंने इसी बुरे वक्त के लिए ये कंगन मुझे दिया था। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी जो जमा संपत्ति थी वो भी अपने बच्चों को दे दी। माँ तो ऐसी होती है ना, अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे देती है। आप अपनी मम्मा से चीज मांगते हो तो आपको देती है ना मम्मा। हाँ, तो सभी मम्मी एक जैसी होती है, इसीलिए तो धरती पे दूसरा रूप माँ को का भगवान कहा गया है। तो इस उदारता से हमको पता चलता है कि वो त्याग की मूर्ति थी। उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपनी जमा धन संपत्ति का भी त्याग कर दिया और उस लेखक के सिर पर हाथ रखकर उनको हर मुसीबत से इस तरह से बचा लेती थी। अब लेखक क्या है कि आज भी बीमार होता है तो लेखक को आज बीमार होने में आनंद नहीं आता है। क्योंकि उनको उस तरह का कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अब उनको उस तरह से कोई प्यार करने वाला नहीं है। अब उनको उस तरह से कोई खाना खिलाने वाला नहीं है। अब तो डॉक्टर भी आते हैं और जो खाना बनाने वाला रसोइया है वो खाना भी वही बना के देता है जो दादी बना के देती थी। लेकिन न तो उस खाने में स्वाद है, न उस बीमार होने में आनंद है। बस कुनेन की गोली का डब्बा है। कुनेन मतलब जब बुखार आता है तो कुनेन की गोली खाई जाती थी पहले, तो कुनेन की गोली का डब्बा है, कुनेन की गोली खाते हैं और इस तरह से अपनी दादी को याद करते हैं। तो इस संस्मरण में हमने ये देखा कि किस तरह से दादी और उनके पोते की बॉन्डिंग थी, दादी की अपने पोते के साथ और पोते की अपनी दादी के साथ। और ये सारा संस्मरण लेखक शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखा है, जिसको कि कक्षा 7वीं के भाग 2 में आपने पढ़ा। तो अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप पीडीएफ का इंतजार कीजिए। अब है होमवर्क टाइम। अब आपको मालूम है कि हम हर साल प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, है ना बेटा? तो अब आप स्कूल खुलने का वेट करोगे, तब तक फिर प्रोजेक्ट, अभी आपके पास समय है तो मैं आपको इसी चैप्टर में से एक प्रोजेक्ट देती हूँ कि आपको ये जो हिंदी महीने हैं, पहले तो ये 12 महीनों के नाम लिखना है और हर महीने के साथ में आपको उस मंथ की 2-2 विशेषताएं लिखनी है। 2 या 3 विशेषताएं लिख के, जैसे चैत्र लिखा, चैत्र महीने में क्या होता है, होली आती है, इस तरह से जो भी, या वैशाख महीने में क्या होता है, फसल पकती है, या फिर ज्येष्ठ महीने में क्या होता है, आम की ऋतु रहती है, आषाढ़ महीने में क्या होता है, सावन में हरियाली होती है, वर्षा, चारों ओर वर्षा होती है। इस तरह से आपको 12 महीने की ये पूरी, आपको एक अच्छे से बढ़िया A4 साइज का पेपर लेना है। बढ़िया से आपके पास कलर है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको बोल्ड करके, मालूम है आपको कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, तो A4 साइज के पेपर पे आप क्या करेंगे, 12 महीनों के नाम उनकी 2-2, 3-3 विशेषता के साथ लिखेंगे। हर महीने के साथ पे आप, या फिर आप अपनी कॉपी के पेज भी ले सकते हैं और उस कॉपी के भी अंदर ही बना लो, क्योंकि 12 महीने के नाम लिखोगे एक पेज पे 2 या 3 आएंगे, दूर दूर लिखना है हमको, सारा एक साथ खिचड़ी नहीं करना है, तो 3 चौक 12 है ना। तो आप 3 या 4 पेज में 3-3 विशेषता लिखोगे तो अपने लेसन के जस्ट बाद में प्रोजेक्ट कार्य, परियोजना कार्य करके, और आप 2-2 विशेषताओं के साथ में डेट डाल के और परियोजना कार्य करेंगे। जब आप स्कूल आएंगे तब हम आपका प्रोजेक्ट कार्य भी चेक करेंगे। अच्छा, एक बात और, आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों के मतलब और भी अदर क्लासेस से, कि मैम बोर्ड का कुछ दिख नहीं रहा है। तो बच्चों, बोर्ड का ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है कि जो आपको ना दिखे तो आपके कार्य पर
असर पड़ेगा, क्योंकि मैं सब कुछ आपको पीडीएफ में भेजने वाली हूँ। तो आपको यदि बोर्ड का यदि ब्लर दिखता है तो आप चिंता ना करें। बाय बाय।